हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ओम का नियम क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि धारा तथा अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति, यानी धारा और अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम को हम डिराइव कैसे करेंगे, उसका डेरिवेशन कैसा होगा। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आओ शुरू करते हैं। देखो, एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे कि ओम का नियम किस विषय में था। ओम का नियम कुछ ऐसा था, मान लो हमारे पास कोई चालक है, बोर्ड पे सब बच्चे फोकस करेंगे। मान लो हमारे पास कोई चालक है, इस चालक के सिरों पर जब V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इस चालक में धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। V वोल्ट का विभवांतर लगाने के बाद धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ओम ने ऐसा बताया था कि V/I का अनुपात नियतांक आना चाहिए, बस शर्त है कि इस चालक की भौतिक अवस्था ना बदले। ओम ने ऐसा बताया, यदि किसी चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो V/I का अनुपात नियत रहेगा। शर्त इतनी सी है कि यदि इस चालक की भौतिक अवस्था ना बदले। तो यहाँ मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक चालक लेना पड़ेगा। फिर चालक पे क्या करना पड़ेगा, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाना पड़ेगा। जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो हमारे कहानी स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात डेरिवेशन शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक चालक। तो आओ शुरू करते हैं। माना किसी चालक की लंबाई L तथा इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या छोटा n है। मुद्दा स्टार्ट। जब इस चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इसमें I धारा बहने लगती है। मसला कुछ ऐसा है, हमारे पास एक चालक है। ये चालक की लंबाई कितनी बताई गई L, चालक का क्षेत्रफल कितना बताया गया A। जब इस चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं तो V वोल्ट की बैटरी जोड़ने के कारण इस चालक के अंदर I धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। एक बार फिर, माना किसी चालक की लंबाई L, उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब इस चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो चालक में I धारा बहने लगती है। अब बात को शुरू करते हैं। मुद्दा क्या है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले बताया था कि जब हम किसी चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो क्या होता है। सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे। जैसे ही मैं इस चालक के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी जोड़ता हूँ तो बैटरी के अंदर दो प्लेट होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। जो तार का सिरा प्लस की प्लेट से जुड़ा है तो वो तो हो गया प्लस का, और जो तार का सिरा निगेटिव से जुड़ा है वो सिरा हो गया माइनस का। एक प्लस का सिरा, एक माइनस का सिरा। प्लस और माइनस के बीच एक चीज़ पैदा होगी जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। यानी जैसे ही मैं बैटरी को लगाता हूँ तो बैटरी विद्युत क्षेत्र पैदा करती है। जैसे ही मैंने V वोल्ट का विभवांतर लगाया तो उसने क्षेत्र पैदा करा, और क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर V/D, जहाँ V तो विभवांतर है और D यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर मैं इस चालक की बात करूँ तो D का मान L के बराबर है, क्योंकि तार की लंबाई के बराबर ही ये सेपरेशन है। बात समझ में आ रही क्या कहा मैंने। जैसे ही मैं तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाऊंगा तो क्षेत्र पैदा होगा। क्षेत्र का मान कितना होगा, V/L। ये क्षेत्र क्या करता है, क्षेत्र चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है। बात के साथ जुड़ गए, चलो यही थोड़ी है। जैसे ही मैं चालक के सिरों पर विभवांतर लगाता हूँ तो विभवांतर क्या पैदा करेगा, क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा। वो बल का मान कितना होगा, F बराबर QE। ई का मान कितना, आवेश ई का मान ई, तो इतना बल लगाएगा। इस बल के कारण क्या होगा, इस बल के कारण पैदा होगा त्वरण।
ये न्यूटन ने बताया था कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो F बराबर m में से त्वरण पैदा होता है। दोबारा सुनो, जैसे ही मैं चालक के सिरों पर बैटरी लगाता हूँ तो बैटरी चालक के अंदर क्षेत्र पैदा करती है। उस क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। उस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में त्वरण पैदा होता है। तो वो कितना त्वरण पैदा होता है, सबसे पहले मैं ये निकाल लूँगा। क्लियरिटी आ गई। एक बार दोबारा सुनो, चालक के सिरों पर क्या लगाएंगे, विभवांतर। विभवांतर क्या पैदा करेगा, क्षेत्र। क्षेत्र से क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल। बल से क्या पैदा होगा, त्वरण। तो अब मैं जाता हूँ त्वरण तक कि त्वरण का मान कितना होगा। आओ शुरू करते हैं। चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाने के बाद उसमें I धारा बहने लगती है। इस V विभवांतर के कारण चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर V बटे L समीकरण नंबर 1। E बराबर V बटे L समीकरण नंबर 1। क्योंकि हमने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि E निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। E निकालने का फॉर्मूला है E बराबर V बटे D, और D यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान फिलहाल कितना है, L, इसलिए हमने E बराबर ले लिया V बटे। इस क्षेत्र के कारण चालक के अंदर उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल होगा F बराबर QE से। F बराबर Q कौन है, आवेश के तौर पर यहाँ फिलहाल कौन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है E के, और क्षेत्र का मान E है। तो F बराबर आ गया E गुणा E का मान कितना आया हमारा, V बटे L समीकरण नंबर 2। हमने किसकी वैल्यू निकाल ली कि ये क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगाएगा। बल के कारण क्या पैदा होता है, त्वरण। तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति में उत्पन्न त्वरण F बराबर m में से। तो A बराबर होगा F बटे m। A बराबर क्या होगा, F बटे m। तो A बराबर F का मान कितना है, यहाँ देख के बताओ, EV बटे L और डिवाइड बाई m। ये केवल F का मान है, F का मान यहाँ रख दिया और बटे में m। तो A बराबर आ गया हमारा, A बराबर EV अपॉन ml समीकरण नंबर 3। ये हमारे डेरिवेशन का हाफ पोर्शन है। हमने ओम के नियम को सिद्ध करना था। ओम का नियम किस बेस है, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाओ, धारा बहेगी, उसका अनुपात नियत है। तो चालक लेना पड़ेगा। माना किसी चालक की लंबाई L है, उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है। जैसे ही तुम उसके सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाओगे तो लाजमी है कि धारा बहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि धारा बही क्यों, क्योंकि जैसे ही तुमने विभवांतर लगाया, तो विभवांतर ने चालक के अंदर क्षेत्र पैदा करा। क्षेत्र कौन, क्षेत्र वो वजह, वो कारण या वो रीजन जो आवेशों पर बल लगाता है। तो क्षेत्र ने क्या करना शुरू करा, आवेशों पर बल लगाना शुरू करा, और चालक के अंदर बाई फॉल्ट आवेश कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जो क्षेत्र पैदा हुआ, इसने किस पे बल लगाया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जब बल लगेगा तो बल के कारण उनके अंदर त्वरण पैदा होगा। अगर डायरेक्ट कहूँ बात कि बल के कारण वे भागना शुरू होंगे, और जब बल के कारण इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इलेक्ट्रॉन गति में होंगे, इलेक्ट्रॉन का गति में होना ही धारा कहलाता है। तो विभवांतर लगाने के कारण इसलिए धारा बही। हमने इस मुद्दे पे बात करी। अब यहाँ से आगे एक बात खड़ी होगी कि त्वरण क्या, त्वरण के बारे में जानो। मान लो कोई गाड़ी है हमारी, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार चल रही है। ना तो वो 49 होती है और ना ही वो 51 होती है, यानी उसकी स्पीड नहीं बढ़ती। उसकी जो चाल है, जो उसका वेग है, वो समान है। तो उसे बोलते हैं एक समान गति। क्या बोलते हैं, एक समान गति। एक समान गति का मतलब उसमें कोई त्वरण नहीं है।
यदि इस गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही 50 से 55 हुई, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, अगर किसी गाड़ी की, किसी वस्तु की या किसी वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाता है तो उस गति का नाम होता है त्वरित गति। उस गति का नाम क्या होता है? त्वरित गति। और त्वरित गति करवाने के लिए जिम्मेदार होता है त्वरण। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो त्वरण का मतलब होता है कि वेग को लगातार बढ़ाने वाला फैक्टर। अगर इलेक्ट्रॉनों की गति में त्वरण पैदा हो गया तो इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ना चाहिए था, और अगर इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार बढ़ता तो धारा का मान भी लगातार बढ़ना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। स्लो मोशन में दोबारा सुनो। हमने कहा कि हमारे पास त्वरण है, इलेक्ट्रॉनों की गति में त्वरण पैदा हुआ बल के कारण, तो त्वरण का तो काम इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ाना है। तो इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनका वेग लगातार बढ़ना चाहिए, जबकि वेग लगातार नहीं बढ़ता। ये त्वरण उनका वेग लगातार नहीं बढ़ा पाता। तो अब ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, त्वरण इनका वेग लगातार क्यों नहीं बढ़ा पाता है। तो उस मुद्दे पे एक बार बात करता हूँ। जब मैंने तुम्हें चालक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि चालक के अंदर धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धनावेशित परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका धनावेशित परमाणु है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। धनावेशित परमाणु और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये त्वरण तो अपना काम करेगा, त्वरण तो इलेक्ट्रॉनों के वेग को लगातार बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागकर जाता है तेजी के साथ तो जाकर किसी परमाणु से टकरा जाता है, और परमाणु से टकराते ही अपना वेग खो देता है। फिर उसको शुरुआत करनी पड़ती है, अर्थात जीरो से फिर शुरू करना पड़ता है। और अगर इसके रास्ते में ये ना अड़ता तो इसका वेग लगातार बढ़ता। इसका रियल एग्जाम्पल देकर तुम्हें बताता हूँ। मान लो कोई ट्रैक है और ट्रैक पर ये ब्रेकर है, गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी का एक्सीलेटर हमने दबाया। एक्सीलेटर का मतलब होता है वो इक्विपमेंट्स जो लगातार वेग को बढ़ाता है। तो एक्सीलेटर बढ़ाया तो गाड़ी तेज़ भागनी चाहिए, गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता जाएगा 50 से 55, 55 से 60। हमें लगा सामने ब्रेकर आ गया तो हम गाड़ी के वेग को जीरो कर देंगे। तो त्वरण होने के बाद भी वेग घटा। क्यों घटा? क्योंकि सामने क्या आ गई, रुकावट आ गई। तो वही तो उसके अंदर हो रहा। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, लेकिन रुकावट रास्ते में आ रही बार बार। उस रुकावट का नाम क्या है? धनावेशित परमाणु। तो हम ये कह सकते हैं इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार नहीं बढ़ पाता है। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि वे धनावेशित परमाणुओं से टकराकर अपना वेग खोते रहते हैं। लिख दो इस बात को, सब बच्चे बोर्ड पर देखें। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार नहीं बढ़ पाता है। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वे धनावेशित परमाणुओं से टकराकर अपना वेग खोते रहते हैं, जिससे बैटरी उनको एक छोटा सा औसत वेग ही प्रदान कर पाती है। अगर रास्ते में रुकावट ना होती तो बैटरी उसको बहुत बड़ा वेग देने वाली थी। किसको? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने सपोर्ट करा, इलेक्ट्रॉन पर बैटरी ने बल लगाया, बल के कारण त्वरण पैदा हुआ, त्वरण ने उसका वेग बढ़ाया। लेकिन वेग तो बढ़ा, लेकिन बार बार टक्कर लगने के कारण वेग घटा भी। तो बैटरी जो उसको प्रोवाइड कर पाई वो एक छोटा सा वेग ही दे पाई, एक खतरनाक वेग नहीं दे पाई, वेग की वैल्यू ज़्यादा नहीं दे पाई। तो क्या दे पाई बैटरी उसको? एक छोटा सा वेग। एक छोटे से औसत वेग का ही नाम तो अनुगमन वेग है। वो बैटरी द्वारा दिए गए छोटे से औसत वेग का नाम ही तो क्या है? अनुगमन वेग। तो इससे आगे हम बात करने वाले हैं कि बैटरी उसको कितना अनुगमन वेग दे पाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे अनुगमन वेग क्यों बता रहे? क्योंकि हेडिंग का नाम ही दोस्त यही है, धारा और अनुगमन वेग की सहायता से निगमन करना है। तो मैंने जो पहले हाफ पोर्शन में तुम्हें बताया यहाँ तक, वो धारा के बारे में बताया। क्योंकि V वोल्ट का विभवांतर लगाने से इलेक्ट्रॉन में गति पैदा हुई, और गति के कारण त्वरण पैदा हुआ, और त्वरण के कारण वो भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं तो धारा बन रही है।
फिर हम इस पड़ाव पर आए कि ये त्वरण क्या करेगा। भाई त्वरण कुछ नहीं कर पाएगा, उसके वेग को लगातार नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा? क्योंकि वे लगातार धनावेशित परमाणुओं से टकरावेंगे और अपना वेग खो देंगे, जिससे बैटरी उसको एक छोटा सा वेग ही दे पाएगी, एक छोटा सा औसत वेग ही दे पाएगी। उस औसत वेग का नाम क्या है? अनुवग्न वेग। तो अगली जो गुणा भाग मैं अब करूँगा वो अनुगमन वेग के लिए करूँगा कि बैटरी उसको कितना वेग देगी। एक बार इसको नोट करेंगे। ओके, यहाँ तक कि सबको बात क्लियर है। अब हम बात किस बारे में कर पाने हैं? अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग के बारे में। सब बच्चे एक बार बोर्ड पर देखने का प्रयास करेंगे। कुछ समय पहले की बात है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था यार कि मान लो चालक है, चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है और धारा प्रवाहित होने से पहले की अगर बात करूँ मैं, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ऊष्मीय वेग के कारण भागते रहते हैं। ऊष्मीय वेग वीडियो सेकंड में हमने इस बारे में बात करी हुई है कि धातुओं में चालन क्यों होता है। उसमें बढ़िया तरीके से तुम्हें बताया था कि धातु चालकों के अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन खुद ही कमरे के ताप के कारण भागते रहते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई चालक तार आया तो बैटरी जोड़ने से पहले, जब तक मैंने उसके ऊपर बैटरी नहीं जोड़ी, बैटरी जोड़ने से पहले जो अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप ही गति करते रहते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास पहले से ही एक वेग होता है, उस वेग का नाम है ऊष्मीय वेग। बात समझ में आ गई? ये बात लिखने जा रहा हूँ। माना चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्रम से U1, U2, U3, U4 ... UN है। यानी जब चालक मेरे पास आया उस समय मैंने उसको देखा, उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास पहले से ही वेग है। उन वेग का नाम है, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है U1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है U2 और तीसरे का वेग कितना है U3। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको बैटरी से जोड़ने जा रहा हूँ। तो जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो इनके वेग बढ़ेंगे और वेग बढ़ते समय ये जाकर परमाणुओं से टक्कर मारेंगे। तो जब ये परमाणुओं से टक्कर मारेंगे तो दो क्रमागत टक्करों के बीच इन्हें कुछ समय लगेगा, उसका नाम है श्रांति काल। इनके लगने वाले दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय के मध्यमान का श्रांति काल है। तो यहाँ से यहाँ तक एक दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगा उसका नाम है टो। अगर पहले इलेक्ट्रॉन को जो समय लगा उसका नाम है टो 1। तो हमें क्या कहना है? दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों को लगा समय क्रम से पहले को जो समय लगा टो 1, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और टो n। यानी देखो होगा क्या, ये चालक है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पहले से ही एक वेग है, उसका नाम है U1। जब वेग है तो भागेगा, भाग के यहाँ टकराओगा इससे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई समय लगेगा, तो इसका समय है टो 1। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग कितना है U2, ये भी किसी जाकर टक्कर मारेगा। ये जब परमाणु से जाकर टक्कर मारेगा तो इसे समय लगेगा टो 2। जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके पास वेग कितने हैं? U1 और समय कितना है? टो 1। दूसरी टक्कर के समय इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रम से पहले इलेक्ट्रॉन का वेग V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, V4 ... VN है। दूसरी टक्कर के समय इनके वेग क्रम से इतने हैं। देखो बात को समझ के चलो, मुझे ऐसा लग रहा कि तुम लोग थोड़े से कन्फ्यूज हो गए कि कैसा हो रहा है। एक बार मैं इस बात को पूरी तरह क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। चालक था हमारे पास, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सुनो, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बस समझने का मैटर है। चालक मेरे पास आया, तो जब चालक मेरे पास आया तो मैंने अंदर की संरचना देखी, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, ये भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वेग से भाग रहे हैं उसका नाम है U1, दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग का नाम है U2। हमने इसके ऊपर बैटरी अप्लाई कर दी। तो जैसे ही बैटरी आई तो बैटरी के कारण इनका वेग बढ़ेगा और ये जाकर टक्कर मारनी शुरू करेंगे।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के यहाँ गया तो बैटरी ने इसको ताकत दी ना, इसकी स्पीड बढ़ती चली गई। या फिलहाल उसका वेग कितना था u1, जब वो टक्कर मारने वाला था उस समय उसका वेग u1 नहीं था, बैटरी की वजह से उसका वेग हो गया था v1, क्योंकि बैटरी उसको खींच के मारेगी ना टक्कर। बैटरी का काम क्या था अभी तो बताया यार, बैटरी का काम था बल लगाना, और जब बल लगेगा तो त्वरण पैदा होगा, और त्वरण का मतलब है वेग बढ़ाना। अगर बैटरी ना लगाते तो u1 वेग से टक्कर मारता, बैटरी लगाती तो वेग अब u1 क्यों रहेगा, बैटरी के कारण जो वेग होगा वो रहेगा। अभी वेग कितना है u1, बैटरी जोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन घर से निकलेगा और बहुत तेज़ी के साथ जाकर परमाणु से टक्कर मारेगा। तो जिस समय ये परमाणु से टक्कर मारेगा उस समय इसका वेग u1 नहीं होगा, इसका वेग u1 से हटकर v1 होगा। यानी u1 क्या बना इसका, u1 बना प्रारंभिक वेग कि शुरुआत में वेग कितना था, और v1 क्या बना, v1 बना इसका अंतिम वेग। v1 क्या बना, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसको समय लगा वो था τ1। पहले इलेक्ट्रॉन को यहाँ टक्कर मारने में जो समय लगता है उसका नाम है τ1। हमें पहला वेग पता, अंतिम वेग पता, समय पता, तो हम गति की पहली समीकरण लगा सकते हैं v बराबर u प्लस at। पहला वेग कितना है v1, शुरुआत में u1, a तो a है, और पहला समय कितना है τ1। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो टकराएगा, जब वो जाकर परमाणु से टकराएगा तो उसके वेग का मान होगा v1 बराबर u1 प्लस a τ1, क्योंकि गति की पहली समीकरण में मान रख दिया। बात समझ में आ गई। अब मैं निकाल लूँगा टकराते समय वेग कितना होगा, जहाँ v1 बराबर u1 प्लस a τ1 कोमा v2 बराबर u2 प्लस a τ2 और v3 बराबर u3 प्लस a τ3 डॉट डॉट vn बराबर un प्लस a τn। हमने v1 की वैल्यू निकाल ली। v1 की वैल्यू निकालने में गति की कौन सी समीकरण प्रयोग करी, पहली। गति की पहली समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। v माने बाद का वेग, टकराते समय इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है v1, शुरू में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना था u1, त्वरण कितना है a, और समय कितना लगा τ1। दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा v2, दूसरे का शुरू का वेग कितना है u2, और दूसरे को समय कितना लगेगा τ2। ये बात मैंने शुरू में क्लियर करी कि प्रारंभ में वेग कितना था u1, समय कितना लगा τ1, और टकराते समय जो वेग होगा पहले का v1। तो हमने v1 की वैल्यू निकाल ली तो इतनी आई। निकालना क्या था, निकालना था औसत वेग। तो निकाल लेंगे अब बैटरी द्वारा दिया गया औसत वेग v एवरेज बराबर सारे वेग को जोड़कर n से भाग कर दो। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस vn डिवाइड बाई n, सारे वेग को जोड़कर n से भाग कर दो। वैल्यू रखो, v एवरेज बराबर v1 की वैल्यू कितनी यहाँ देख के बताओ, u1 प्लस a τ1 जमा v2 की वैल्यू कितनी है u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3 डॉट डॉट un प्लस a τn डिवाइड बाई कितना n। तो v एवरेज बराबर u1 u2 एक साथ ले लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइड बाई n प्लस यहाँ लो टो एक साथ ले लो, a बाहर लो, अंदर क्या बचा τ1 τ2 τ3 डॉट डॉट τn। ध्यान दो बच्चों, इनको तो एक साथ ले लिया और इनको एक साथ ले लिया। इनको जब इनको एक साथ लेंगे तो इनमें a कॉमन है, तो इनका a तो बाहर रख दिया, अंदर क्या होगा τ1 τ2 इस तरह। अब क्या करेंगे, v एवरेज बराबर अलग अलग के बटे में ले लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un डिवाइड बाई n। एक टर्म तो ये होगी प्लस n को अलग अलग के बटे में ले लिया, a अंदर क्या बचा τ1 τ2 τ3 डॉट डॉट τn डिवाइड बाई कितना n। ये क्या है, ये औसत ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग। तो औसत ऊष्मीय वेग का मान मैंने तुम्हें पढ़ाया था सेकंड वीडियो में, वो आता है 0। ये है 0 प्लस a मल्टीप्लाई τ1 τ2, ये सब इन सब टो का मध्यमान। परमाणुओं से दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगा उन सारे समय का मध्यमान कहलाता है श्रांति काल। ये डेफिनेशन भी पढ़ाई हुई है।
तो हमारा क्या आ गया, वी एवरेज बराबर ए टो। और बताना पड़ेगा जहाँ वी एवरेज ही अनुगमन वेग के बराबर है, अनुगमन वेग है, और टो क्या है, टो है श्रांति काल। टो क्या है, श्रांति काल। तो वैल्यू यहाँ रख दो, वी ए की जगह क्या आ जाएगा, वी डी बराबर ए टो, वी डी बराबर ए टो। इस बात को ध्यानपूर्वक समझो। इतना भारी कंसेप्ट नहीं था जितना सोच के चल रहे हो, बड़ा आसान था। सब बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे एक बार। इसको एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि डेरिवेशन की यही जान है। हमें निकालना क्या था, इस बारे में बात करेंगे। हमें निकालना था कि बैटरी कितना वेग देगी, बैटरी कितना वेग देगी, उस औसत वेग का नाम ही क्या होगा, अनुगमन वेग। बैटरी जो वेग देगी उस औसत वेग का नाम ही क्या होगा, अनुगमन वेग। हमने अंदर की बात करी, इलेक्ट्रॉनों के पास पहले से ही एक वेग था। बैटरी आई, बैटरी ने इसकी स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाई तो जाकर ने परमाणु से टक्कर मारी, तो टकराते समय उसका वेग हो गया v। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना था, u1, बाद में वेग कितना होगा, v1, और यहाँ से यहाँ तक का समय लगा τ1। तो गति की समीकरण से हमने पहले का मान निकल रहा v1 बराबर u1 प्लस a τ1, दूसरे का मान निकल रहा v2 बराबर u2 प्लस a τ2। हमने क्या निकाल दिया, बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉनों को वेग दिया उन सब के वेग अलग अलग निकाल दिए। निकालना क्या था, बैटरी द्वारा दिया गया औसत वेग। तो इन सारे वेग का औसत निकाल लो। औसत निकालने का तरीका क्या है, सारे वेग को जोड़कर संख्या से भाग कर दो। तो यहाँ v1 की वैल्यू रख दी, v2 की वैल्यू रख दी, v3 की वैल्यू रख दी, u1 एक साथ ले लिए, τ1 एक साथ ले लिए। तो ये क्या है, ये उसमें वेग का औसत मान होता है 0। ये क्या है, ये श्रांति काल की परिभाषा है कि सारे समय का मध्यमान श्रांति काल कहलाता है। तो श्रांति काल हो गया। ये क्या था, औसत वेग। कौन सा औसत वेग, जो बैटरी ने दिया। बैटरी जो औसत वेग देती है उसको अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसकी जगह आ गया अनुगमन वेग। तो हमारे पास समीकरण आ गई वी डी बराबर ए टो। समीकरण क्या आ गई हमारे पास, वी डी बराबर ए इंटू टो। समीकरण 3 से ए का मान रखने पर, समीकरण 3 से ए का मान था EV अपॉन ml इंटू टो। वी डी बराबर EV अपॉन ml इंटू टो। ये हमने त्वरण का मान रख दिया, त्वरण का जो हमने निकाला था पिछली बार। तो ये संबंध किस में हो गया, यह है समीकरण 4 आई हो। समीकरण 4 ही किस किस में संबंध है, अनुगमन वेग और ये क्या है, विभवांतर में संबंध है। कई बार पेपर में ये भी पूछा गया कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करो, तो हमें डेरिवेशन यहाँ तक करना है। अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध स्थापित करो तो इतना डेरिवेशन करना है। पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, इतना नोट करेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। निकालने क्या चाहते हैं, ओम का नियम। ओम के नियम में क्या आता है, वी और आई आता है, अनुगमन वेग कहीं नहीं आता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण नंबर 4 है इसमें से अनुगमन वेग को गायब करना पड़ेगा। अनुगमन वेग को गायब करने के लिए हमें एक सारा लेना पड़ेगा, प्रतिबंध था धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध। क्या संबंध है, आई बराबर NEA VD। यहाँ से इसका मान निकाल दो, बटे में आ जाएगा यो। तो VD बराबर I बटे NEA। VD बराबर कितना आ गया, I बटे NEA। VD का मान समीकरण 4 में रखने पर, VD का मान समीकरण 4 में रख दो तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ऊपर ये मान यहाँ रख दो। ये आ गया हमारा I अपॉन NEA बराबर कितना, EV अपॉन ml इंटू टो। EV अपॉन ml इंटू टो। ये भी कर सकते हैं, या ये समीकरण 4 से VD को यहाँ रख सकते हैं। ये समीकरण 4 से VD को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ से VD का मान निकाल के वहाँ रख सकते हैं। बात एक ही है। निकालना क्या है, हमें निकालना है V बटे I। तो V बटे I को अलग कर दो क्योंकि वही ओम का नियम होगा, और बाकी सबको एक तरफ कर दो। देखो ये भाग में इधर गुणा में होगा, तो I गुणा कितना हो जाएगा ml, नीचे क्या आ जाएगा NEA, बराबर में क्या बचा बताओ, EV इंटू टो।
इस आई को तो भाग में ले आओ, इन दोनों को इधर इधर ले आओ। तो ऊपर क्या बचा ml, नीचे क्या बचा NEA, मल्टीप्लाई में आएंगे यहाँ E इंटू टो बराबर उधर क्या बचेगा V/I। देखो बेटा से ले जाना सीख लो, ये कहीं में है यहाँ, सॉरी ये कहीं में है यहाँ गुणा में, इधर कहीं में आएंगे भाग में, तो भाग में आ गए। A इंटू टो कहीं में आएगा भाग में, ये आई कहीं में है गुणा में, उधर कहीं में जाएगा भाग में। तो हमारा फॉर्मूला आ गया V/I बराबर ml/n, ई की में गुणा करो E² A टो, ये हमारा V/I आ गया। ओम का नियम बनाते हैं। ओम के नियम में क्या कहा था उसने, यदि हम चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था ना बदले मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई द्रव्यमान ना बदले, लंबाई मोटाई चौड़ाई द्रव्यमान ताप दाब इत्यादि ना बदले। तो एक बार बोर्ड पे देखो, m क्या है द्रव्यमान, ना बदले का मतलब नियतांक। ओम का नियम V/I का मान नियतांक होता है, शर्त है कि उसकी भौतिक अवस्था ना बदले। तो भौतिक अवस्था द्रव्यमान होवे, अगर हम उसका द्रव्यमान ना बदले, दूसरा लंबाई ना बदले, लंबाई भी नियतांक, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना बदले, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पहले से ही फिक्स है, उसकी चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल ना बदले। अगर हम ये चीज़ ना बदले तो नियतांक है, ये तो नियतांक है। कब, यदि चालक का आकार ना बदले, अगर चालक का साइज ना बदले तो लंबाई नहीं बढ़ने की, लंबाई नहीं बढ़ने द्रव्यमान नहीं बढ़ने का, द्रव्यमान नहीं बढ़ने का इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ने की, ई तो पहले से ही नियतांक है, तो लंबाई नहीं बढ़ाने का तो क्षेत्रफल घटने बढ़ने का नहीं। यदि किसी चालक का आकार ना बदले तो ये इतना मसला नियतांक है, इतना। और अगर ताप ना बदले, यदि ताप भी ना बदले, यदि ताप भी ना बदले तो टो भी नियतांक होगा, टो भी क्या होगा नियतांक, 1/टो ही लिख लो, 1/टो भी क्या होगा नियतांक। यानी आकार ना बदले और ताप ना बदले, आकार और ताप को एक साथ मिला के कह सकते हैं कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में सब आते हैं, लंबाई चौड़ाई ताप इत्यादि ना बदले, अगर भौतिक अवस्था ना बदले तो क्या दिखाई दे रहा, ये और ये सारा नियतांक दिखाई दे रहा, ml/ne² A इंटू टो बराबर क्या दिखाई दे रहा नियतांक, ये पूरा नियतांक दिखाई दे रहा। अगर ये पूरा नियतांक हो गया तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण नंबर 5 कह देंगे। इक्वेशन 5 से हमें क्या मिलेगा कि V/I बराबर क्या आ जाएगा नियतांक, V/I बराबर नियतांक। समीकरण 5 से V/I बराबर नियतांक। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो V/I का मान नियतांक होने वाला है। तो ये था हमारा ओम के नियम का डेरिवेशन, जो कि हमने 3 चरणों में तुम्हें करके दिखाया। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना और समझने का प्रयास करना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बेस है डेरिवेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।